हिमानी शिवपुरी जी आ चुकी हैं। तो अब इस सत्र मंच पर स्त्रियां किस तरह से हैं और स्त्री का मंच, ये दोनों संदर्भ है सामने। और रंगमंच में स्त्रियां कई पहलुओं में, कई भूमिकाओं में हमारे सामने रही हैं। कभी वो अभिनेत्री के तौर पर, तो कभी पार्श्व सहायकों के तौर पर और निर्देशकों के रूप में भी। तो इनके नाटकों में इनकी छवि कैसे और कितना बदली है, महिला कलाकारों और निर्देशकों ने रंग परिदृश्य को कितना बदला है, इस विषय में बातचीत करने के लिए मैं मंच पर वक्तागण को एक एक करके मैं बुलाना चाहूँगी। कीर्ति जैन जी आप आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। नीलम मान सिंह, रविजिता गोगोई जी, देवेंद्र राज अंकुर जी। मंच निर्देशन संबंधी अनेक इनका पेपर प्रस्तुत है। कीर्ति जैन मैम का मैं मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। नीलम मान सिंह पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमिरेटस चंडीगढ़ स्थित द कंपनी की संस्थापिका हैं। पद्मश्री पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी और निर्देशन एवं अन्य पुरस्कारों से सम्मानित हैं। नीलम मान सिंह मैम का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। रविजिता गोगोई जो अवधारणात्मक प्रस्तुति, कहानी, उपन्यासों का मंचन एवं मूक प्रस्तुतियों में रुचि रखती हैं। अका अबोंग कोएक्जोन एंग अचीवर अवार्ड से सम्मानित हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरस्कार एवं अन्य पुरस्कारों से सम्मानित हैं। ये रंगमंच कलाकार, निर्देशक है। रविजिता गोगोई जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। देवेंद्र राज अंकुर जी जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रशिक्षक रहे हैं। देश विदेश की अनेक भाषाओं में रंगमंच का इनका अनुभव है। भारतीय रंगमंच में एक सर्वथा नई विधा कहानी का रंगमंच के प्रणेता रहे हैं। देवेंद्र राज अंकुर निर्देशक, आलोचक, अनुवादक हैं। मैं इनका मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मैं आज के इस सत्र के संचालक अजय कुमार जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी। आप अनेक नाटक, कविता, कहानी एवं जीवनियों का मंचन कर चुके हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार एवं अन्य सम्मानों से सम्मानित हैं। आप अब इस सत्र का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। सारे गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। और पहला मुद्दा यह है कि मैं घबराया हुआ हूँ, बहुत डरा हुआ हूँ। और डर का कारण है, डरना भी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों से मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ या बात करने जा रहा हूँ, ये वो सारे लोग हैं, हिमानी जी को छोड़ के उनके साथ काम करने का मुझे मौका नहीं मिला। बाकी सारे लोगों ने मुझे पढ़ाया है। आज अगर जो कुछ भी बोलने जा रहा हूँ या बोल पाऊँगा या शायद मैं पूछ पाऊँगा, वो इन्हीं का दिया हुआ है। तो जितनी भी गलतियाँ होंगी उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ। सारे गुरु हैं। और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप में से कोई भी अगर बीच में ऐसा लगे कि आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, यहाँ की बातचीत से आपके दिमाग में कोई बात उभरती है, तो आप बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। और ये सेशन पूरी तरह से बातचीत पर आधारित है। वो अपनी बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आप भी अपनी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा आप देख रहे हैं कि नाम है अभी के सेशन का कि मंच पर स्त्रियां और स्त्रियों का मंच। तो नाम और नाम के अनुकूल आप मंच पे देख सकते हैं कि मंच पे स्त्रियां हैं, स्त्रियों का मंच है, लेकिन बीच में एक पुरुष भी हैं और एक संचालक। दो पुरुष हो गए, संचालक में पुरुष हूँ। तो यहाँ से एक छोटी सी जिज्ञासा मेरे मन में आई जो मैं साझा करना चाहूँगा। और वो सवाल भी है, जिज्ञासा भी है। तो ये सवाल सबके लिए है कि जैसे ही हम बात करते हैं कि मंच पे स्त्रियां या स्त्रियों का मंच, तो एक सवाल आता है कि एक समय ऐसा था जब मंच पे स्त्रियां थी ही नहीं और पुरुष स्त्रियों का पात्र निभाते थे, स्त्री चरित्र की भूमिका निभाते थे। मनोरंजन का वो साधन था। वो कौन सी ज़रूरत आन पड़ी, वो कौन सा समय था, ऐसा क्या हुआ कि स्त्रियों को मंच पे आना पड़ा? क्या स्त्रियां अपने पुरुषों के कारण मंच पे आईं? पुरुषों ने चाहा कि स्त्रियां मंच पे चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का पात्र निभाते निभाते जो पुरुष थे उनको देख के उनको लगता था कि नहीं, मंच पे स्त्रियां भी होनी चाहिए। या आधिकारिक तौर पे स्त्रियों ने ये समझा कि हम मंच पे क्यों नहीं जा सकती? वो कौन से कारण रहे होंगे? इस पे अगर एक उसके सामाजिक व्याख्यान हो जाए, राजनीतिक चर्चा हो जाए, या जैसा भी आपको लगता हो कि क्यों आई स्त्रियां मंच पे, मंच ने बुलाया या आप चाहती थी कि मंच पे आए और आपको उसकी ज़रूरत महसूस हुई? ये उस समय हुई होगी, अभी भी हो रही है। इसका कोई एक छोटा सा सूत्र अगर आप हमें बता सकें
कोई कारण बता सके तो शायद हम इस बात को और आगे बढ़ाएं। ये सवाल सबके लिए है, जिज्ञासा है मेरी, मैं अपनी तरफ से, बाकी इनके लिए जो सवाल हैं वो तो हैं मेरे पास। जी, मैं जवाब देने का सुनाई दे रहा है? यू कांट हियर। नहीं, मैं सिर्फ इनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ वापस जी कि ये सवाल पूछने के बजाय कि स्त्रियों को क्यों ज़रूरत पड़ी मंच पे आने की, या किसने चाहा, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि शुरू से ही स्त्रियां मंच पे क्यों नहीं थी? ये कैसे हुआ कि एक ऐसा माध्यम, मतलब मैं सिर्फ इस सवाल को एक सवाल के तौर पे जवाब देना चाहती हूँ कि ये ज़्यादा मौजू होगा पूछना मौजू कि स्त्रियां शुरू से ही क्यों नहीं थी मंच पर, एक ऐसा माध्यम जहाँ पे पूरे समाज को चित्रित किया जाता है, जिसका हिस्सा हैं स्त्रियां भी पुरुष भी। तो मुझे लगता है पहली चीज़ तो यही कि इस सवाल से ही ये झलकता है कि पुरुष ये समझते हैं कि उनका तो हक है वहाँ होना, स्त्रियों को अगर आना है तो वो या तो वो कहें, या कि पुरुष चाहें तो वो आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। तो ये इससे झलका, पर और कोई कुछ कहना चाहता है तो It's like all the decisions are being made by the men when women enter and when women exit from the stage. So there is something very patriarchal and misogynist about this sentence. I think that besides, it really has to do with the whole change that came in with the women's movement, where women were seen in much more visible positions as doctors, as pilots, as lawyers. So that kind of silent revolution that took place, the reason why they were not there is because men didn't give them the space. So there was too much of oppression and permissions had to be taken. It was a very complex patriarchal space in which they were positioned. But I think when the whole movement of women occupying visible positions happened, within that, I think that revolution took place in theatre as well. In Shakespeare's time, as we know, there were men who played the role of women. We know in all our folk and traditional arts, the whole role of the female impersonator. So I think it's so anthropological, sociological, so that becomes a completely different academic debate altogether. आई थिंक बातें उभर के आ चुकी है। ये बिल्कुल मैं बीच में जानबूझ के आपकी बात को सहमति प्रदान करना चाहूँगा। ये एक ऐसा सवाल है जो सारे लोगों से है और सारे लोगों के लिए एक एक अलग अलग सवाल भी है। तो आप पहले इस सवाल को निपटाते हैं, इस पर एक बातचीत की चर्चा बढ़ाते हैं, फिर सबके लिए एक एक सवाल है। हमारा ये फॉर्मेट, अगर मैं इसको फॉर्मेट कहूँ वो भी बिल्कुल सही नहीं होगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बातचीत कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, हम कभी भी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो आप तैयार रहिएगा। जी, इस बात को आगे बढ़ाओ। जी बिल्कुल। ये मेरा और आगे और एक बेसिक सवाल, मेरे थर्ड ईयर में एक मेरे जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी, उस इंस्टीट्यूट की थर्ड ईयर में मेरे एक टीचर थी गायत्री चक्रवर्ती, एक फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स के लिए आई थी वो। उनके लिए मेरा एक सवाल था कि ये जो मैनकाइंड हम बोलते हैं उसमें वुमेन है या नहीं। तो अभी आके मुझे वो बहुत वैलिड लगने लगा कि ये जो मैनकाइंड हम बोलते हैं उसमें वाकई हम महिलाएं उसमें है या नहीं है। तो ये जो सवाल है मंच पे हमारे जो पुरुषों की इच्छा से ही महिलाएं शायद मंच पर आई, क्योंकि इतनी सारे, जैसे अजय ने बताया, पुरुष ने शायद महिलाओं को रोल निभाते शायद उनको लगा होगा एक पॉइंट में महिलाओं को आना है, और सोशियो पॉलिटिकल चेंज के कारण से भी महिलाएं मंच पे आना शुरू किया। और सिर्फ उनके वजह से नहीं, उनकी महिलाओं की एक जुनून, एक इच्छा, एक ताकत, अंदर की एक डिज़ायर, उसकी जरिए से महिलाएं मंच पर आई। लेकिन बहुत अच्छी बात है, बाहर भी इंडिया के बाहर भी अलग लोगों से जब बात होती है तो इंडियन थिएटर में भारतीय जो नारीवादी चिंताधाराएं हैं उसके बारे में बहुत सराहनीय बात सुनने को मिलता है। तो इंडियन ये मंच पर जो महिलाएं आई है, ये महिलाएं अपने ताकत से अपने मंच पर आई है, और इंडियन थिएटर में महिला निर्देशक,
महिला थिएटर वर्कर, परफॉर्मेंस मेकर, इन लोगों ने एक जगह बनाने के लिए सक्षम हुई है। आई थिंक दिस इज़ एन वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द जर्नी ऑफ वुमेन मूवमेंट्स। सर, मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जी। अगर हम अपने यहाँ के नाट्यशास्त्र या मिथ और मैं तो कहूँगा इतिहास की बात करें, तो पहला नाटक जो हुआ उसमें निस्संदेह पूरी की पूरी कास्ट मेल कास्ट थी, लेकिन खुद दर्शकों ने, जो उसमें बड़े बड़े सम्मानित दर्शक मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इसमें मार काट है, भाग दौड़ है, इवन वायलेंस है, हिंसा है, इसमें थोड़ा सॉफ्ट एलिमेंट्स भी होने चाहिए और जीवन के अलग अलग पक्ष भी होने चाहिए। तो जो हमारे यहाँ का पहला डायरेक्टर भरत नाम का एक आदमी था, उसने कहा कि इसके लिए फीमेल आर्टिस्ट की ज़रूरत है और हमारे यहाँ तो कोई फीमेल आर्टिस्ट नहीं है। तब उनको फीमेल आर्टिस्ट उपलब्ध कराई गई। आप इसको मिथ माने, लेकिन ये इतिहास से भी जुड़ता है जाकर। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में खुले रूप में ये घोषणा करता है कि जो कलाकार आदमी और स्त्री लोग हैं, इनको अगर घर दिए जाने चाहिए तो वो शहर की सीमा से बाहर दिए जाने चाहिए। क्यों? ये शहर के लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे तो ये उनको भी मतलब अपने इसी में उलझा लेंगे और भ्रष्ट कर देंगे। तो आप देखिए कि तब तक इतना मतलब रंगमंच हो चुका था हमारे यहाँ। ये ऐतिहासिक तथ्य है। चाणक्य की किताब आप जाकर पढ़िए, मतलब लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में भी, संस्कृत ट्रांसलेशन में भी, और उसके 3-4 चैप्टर में ही ये बात आ जाती। बहरहाल 1000 साल तक अनवरत रूप से स्त्रियां पुरुषों के साथ मंच पर मौजूद थी। उसके बाद जो बार बार हम लोग राजनीतिक कारणों से परिवर्तन होता है तो जाहिर है सोशल स्ट्रक्चर बदला, औरतों ने घर की जिम्मेदारी ले ली, थिएटर की भी शक्ल बदल गई। अब वो घूम घूम कर करने वाला थिएटर हो गया, जिसको हम लोक रंगमंच ट्रेडिशनल थिएटर के नाम से जानते हैं। तो 17वीं 18वीं शताब्दी तक हम उसका इतिहास देखते हैं। फिर ये जो सारा कुछ बहस हो रही है, ये 1850 के बाद की बहस है जो हम लोग आज कर रहे हैं। और बहुत कोशिश रही कि जो औरतें मंच से बाहर हो गई थीं उनको मंच पर ना आने दिया जाए। और ये कोई हिंदुस्तान की स्थिति नहीं है, दुनिया के हर देश में। हिंदुस्तान तो फिर भी बेहतर स्थिति में था, जैसा मैंने आपको ये उदाहरण समझाया। अदरवाइज वेस्ट का कोई कंट्री ले लीजिए, उसमें जैसा नीलम ने भी बताया, ग्वालियर के नाटकों तक में औरतों का दखल नहीं हुआ था। वहाँ भी 18वीं 19वीं शताब्दी तक स्त्रियों की कोई उपस्थिति नज़र नहीं आती। हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। फिर धीरे 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 जिसमें सारी क्रांतियाँ शामिल हैं, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन है और औद्योगिक क्रांति शामिल है। उसके बाद ये सारा माहौल बदला और हमारे यहाँ पर 1850 के बाद जो पुनर्जागरण की स्थिति है, एक बहुत ही गहरा अध्ययन मुझे पढ़ने को मिला। इस दौरान मैंने ढूंढा, मैंने कहा अंततः स्त्री भाग लेखन में, रंगमंच में पुरुष को अगर कुछ बोलना है तो वो क्या बोलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में रंगमंच और स्त्री नाम से एक बहुत छोटी सी किताब, वहाँ स्त्री अध्ययन डिपार्टमेंट की जो हेड हैं उन्होंने बहुत पहले आ चुका था। मैंने पहले भी उस किताब को पढ़ा था, फिर मैंने दोबारा इन दिनों में उसको पढ़ा। 100 पेज की किताब है। तो देखकर आश्चर्य होता है कि हमारे जितने राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद, एक तरफ तो समाज सुधार, सती प्रथा बंद करना है और ये करना है वो करना है, लेकिन रंगमंच पर स्त्री को नहीं आना है।
ये मतलब बिल्कुल सोची समझी मतलब कोशिशें थी। तो बहुत देर में फिर औरत का आना शुरू हुआ। पहली महिला 1860 के आसपास, और अगर क्रिश्चियन महिला की बात करें तो मेरी फेंटन करके एक औरत थी जो कहीं से हिंदुस्तान चली आई। वो पहली क्रिश्चियन महिला जिसने पारसी नाटकों में काम करना शुरू किया। उससे पहले सारा इम्पर्सनेशन का दौर था, बदला। हम तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। सिर्फ एक छोटा सा अनुभव जोड़ के मैं बात को ख़त्म करूंगा। इलाहाबाद में डॉक्टर सत्यव्रत सिन्हा आधुनिक हिंदी रंगमंच में बहुत पहले एक नए किस्म का काम कर रहे थे। तो लड़कियां कहाँ से आए? तो कोई अपने घर की लड़कियों को भेजने को तैयार नहीं था। हम सब लोग आशा करते हैं कि दूसरे परिवारों की लड़कियां आ जाएं, हमारे घर की लड़कियां रंगमंच में नहीं जाएंगी, ये एक धारणा बनी हुई थी। लेकिन वहाँ पर एक कशालकर फैमिली थी जो संगीत में इंटरेस्टेड थे और डांस में उनके सारे बच्चों को उन्होंने ट्रेनिंग किया था। वो उठकर खड़े हुए कि मैं अपने परिवार की लड़कियों को थिएटर में भेजूंगा, और वहाँ से शुरुआत हुई। ये 1860 का किस्सा है। तो आप सोचिए कि उनको स्ट्रगल करना पड़ा और चल रहा है वो। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये बहुत अच्छी बातचीत की शुरुआत हुई और एक छोटा सा इतिहास भी हमें पता चल गया मंच पे स्त्रियों का और स्त्रियों से मंच के संबंध का। हम हिमानी जी का स्वागत करते हैं, आप आ चुकी हैं। और सवाल जवाब का दौर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, चूंकि समय कम है और विषय ऐसा है कि अगर इस पे बात करें तो शायद 2-3 दिन तक बात चल सकती है और हमें घंटे भर में ये कार्यक्रम पूरा करना है। मैं कीर्ति मैम से पूछना चाहूँगा। मैम, आप भी हैं, नीलम मैम भी हैं, रोबिजिता दी हैं। मूलतः हिमानी जी को अभिनेत्री के रूप में देखा जाता है, लेकिन मेरा ये सवाल निर्देशकों से है कि जब आप कोई नाटक डायरेक्ट करती हैं, आप न सिर्फ निर्देशिका रह चुकी हैं नाटकों की, आप निदेशक भी रह चुकी हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की। पुरुष भी नाटक डायरेक्ट करते हैं, निर्देशक हैं, महिला भी निर्देशक है, निर्देशक तो निर्देशक हैं, दोनों का काम एक ही है। लेकिन अगर आप महिला हैं तो महिला होने के नाते और कोई पुरुष है तो पुरुष होने के नाते, क्या दोनों के निर्देशन में या नाटक के चुनाव में कोई मौलिक अंतर होता है, कोई बेसिक डिफरेंस है? आपका अप्रोच कुछ अलग होता है और क्या पुरुषों का अलग होता है? थोड़ा सा अगर मतलब इसको हम बहुत क्लियर कैटेगरीज में तो नहीं बांट सकते कि सब पुरुष ऐसे करते हैं और सब स्त्रियां ऐसे करती हैं, पर जाने अनजाने मेरे ख्याल से जैसे जैसे ये मैं थोड़ा सा इसका भी इतिहास बताऊं कि 1950 से पहले कम से कम हमारे देश में स्त्री निर्देशिकाएं नहीं थी। और शुरू के दौर में तो जो निर्देशिका आई उनका शायद चुनौती ये रही होगी कि वो कैसे प्रूव करें कि वो उतना ही अच्छा कर सकती हैं जितना कि पुरुष कर सकते हैं। तो उसमें बहुत कुछ अंतर होने की संभावना कम थी। एक अपने आप को बराबरी के तौर पर दिखा पाने की इच्छा ज़्यादा थी। पर धीरे धीरे जैसे ये सारे आंदोलन चले, एक कॉन्फिडेंस बढ़ा, पढ़ाई लिखाई हुई, इंडिपेंडेंस मिलनी शुरू हुई महिलाओं को, तो मुझे ऐसे लगता है कि एज़ लेट एज़ 1970 और 80, मतलब 1980 के दशक में कहना चाहिए कि हमको एक बॉडी ऑफ महिला निर्देशक नज़र आती हैं और उनके काम के पूरा तेवर जो है वो अलग दिखाई देता है। उसमें इसमें बहुत ज़्यादा किस तरह की चॉइसेस वो करती नहीं करूँगी, क्योंकि सब वही बात करते हैं कि महिलाएं जब नाटक करती हैं तो क्या विषय चुनती हैं। विषय जाहिर है उनके अपने सरोकारों से गवर्न होता होगा, वही सरोकार पुरुष के भी हो सकते हैं, उनके अपने सामाजिक जिस भी उससे आती हैं उससे डिसाइड होता होगा। पर मैं थोड़ा सा, क्योंकि समय भी कम है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो तरीका है काम करने का उसमें अंतर मैंने देखा कि 5-6 लोगों का काम मैंने बहुत करीब से देखा, ख़ुद भी काम करने की प्रक्रिया में महसूस किया
कि 2-3 चीज़ें हैं जो अंतर लाती हैं, और वो जो अंतर आता है वो बहुत हद तक उनके अपने ज़िंदगी के अनुभव से आता है, जो कि मेरे ख्याल से पुरुषों से भिन्न है। मैं अगर मोटे तौर पे कहूँ तो एक स्त्री का बहुत ही एक तरह से मानी गई जिम्मेदारी है कि परिवार को उसे देखना है, नर्चर करना है, संभालना है, और उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती हैं कि घर की सफाई है, घर का डेकोरेशन है, रोज़ का मेन्यू तय करना है, क्या खाना बनेगा, उसमें क्या स्वाद आना चाहिए, किसको क्या पसंद है, सबकी पसंद उसमें जुड़नी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हर महिला, चाहे वो कितनी ही इमेंसिपेटेड क्यों ना हो, हर महिला को हर रोज़ दिन में 2-3 बार जूझना पड़ता है। अब ये जो एक ट्रेनिंग बनती है आपकी कि आप सबका ध्यान रख रहे हैं, आप सबको साथ लेके चल रहे हैं, उसको एक चीज़ पसंद है, दूसरे को दूसरी पसंद है, तीसरे को तीसरी पसंद है, और क्या बनेगा जिससे कि सबके पसंद का कुछ हो और बैलेंस्ड भी हो, उसमें कैसे रंग हों, उसमें कैसे स्वाद हों, ये सब बहुत तरह के शेड्स उसमें आते हैं। जब ये आपकी एक आदत बन जाती है, तब जब आप नाटक करने आते हैं, और नाटक ये मान के चलें कि एक सामूहिक कला है, तो उस समूह को डिक्टेट करने की बजाय महिला आदतन मेरे ख्याल से सबको भागीदारी की ओर इशारा करती है। तो मैं इसके लिए एक उदाहरण दूं सिर्फ कि हमने जब ट्रेनिंग ली तो अलकाजी साहब से ट्रेनिंग ली, और जो कन्वेंशनल तरीका है ट्रेनिंग का, डायरेक्टर की ट्रेनिंग का, कि उसे पूरी तैयारी एक नाटक पढ़ने के बाद करनी होती है कि वो क्या उसका इंटरप्रिटेशन है, क्या जाके वो एक्टर से करवाएगा, एक्टर को कहाँ से कहाँ मूव करना है, क्या सेट होगा, क्या डिज़ाइन होगा, ये सब काम होता है। पर जब मैं, और काफ़ी साल तक मैं वैसे ही करती रही, जब भी करती थी तो हमेशा ये लगता था कि मैं कैसे बताऊं कि तुम कहाँ चल के जाओ, वो भी तो कुछ चाहता होगा जो स्टेज पे एक्टर है, और हर समय अटपटा लगता था। पर जिस दिन ये ऑटोमेटिकली हुआ कि लोगों, मतलब अभिनेताओं के ज़रिए करवाना शुरू किया, उस दिन से उसका पूरा टेस्ट ही बदल गया, स्वाद ही बदल गया उस काम का। और वो इसलिए बदल गया क्योंकि मुझे एक ही शब्द के, एक ही स्थिति के 10 अलग अलग ऑप्शंस नज़र आने लगे, क्योंकि हर एक्टर अपने ढंग से उस बात को कर रहा था, दिखा रहा था। तो एक शाम रिहर्सल की मेरे लिए इतनी एनरिचिंग थी कि मैं बहुत सारे अनुभव वापस लेके गई। इससे पहले सिर्फ ये था कि मैं टीचर की तरह, जो कन्वेंशनल टीचर की तरह, कि मैं आई हूँ, कुछ एक ज्ञान लेके आई हूँ, लोगों पे थोपा है और वापस चली गई हूँ, जहाँ मेरे सीखने की कोई संभावना नहीं थी। तो ये जो गिव एंड टेक का रिश्ता बना, एक तो इससे बहुत अंतर पड़ा कि उसमें बहुत सारे फिर पर्सपेक्टिव्स आते हैं हर अभिनेता के, हर एक के। मैं जल्दी कर रही हूँ कि इसलिए मल्टी लेयर्ड होता है। जो प्रस्तुति होती है उसमें आपको बड़े बड़े अलग अलग पर्सपेक्टिव्स लिखते हैं। देखने वाले को कन्फ्यूजन भी होता है कई बार कि इसमें तो कोई गठा हुआ नहीं है, एक सीधी कहानी नहीं बढ़ रही, शायद इनको आता नहीं है करना, पर ऐसा नहीं है। एक अनुभव बहुत मल्टी लेयर्ड होता है। हमारी ज़िंदगी में हम एक साथ बहुत सारी बातें सोच रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, तो वो फिर स्टेज पे नज़र आता है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसकी जो फिर ये जो मैंने कहा था अलग अलग स्वाद, और ये कि उससे भी एक साइमल्टेनिटी जो है ना, कि बहुत सारे अनुभव एक साथ जीने की और उनको हैंडल करने की, वो फिर उसके काम में भी आती है। और क्योंकि एक स्त्री का डोमेन कहा जाए तो कन्वेंशनली माना गया है कि वो घर के अंदर रहती है, पुरुष का डोमेन घर के बाहर का है। तो वो घर के अंदर मतलब उसके पास स्पेस नहीं है बाहर किसी से कुछ कहने की, तो वो सारी ज़िंदगी अपनी अंदर ही अंदर जीती है। और वो जो उसका अंदर है वो बहुत रिच होता है, और फिर वो जो अंदर एक्सप्रेस होता है इस रचनात्मक प्रक्रिया में, वो फिर इमेजेस के ज़रिए काव्यात्मकता के साथ बाहर आता है। मुझे लगता है कि ये, मैं बहुत मोटे तौर पे बात कह रही हूँ, पर ये कि उसके काम करने के तरीके से रंगमंच की भाषा बदलती हमको नज़र आती है। समय बहुत आप माइक रख सकती हैं, मैं इस पे आ जाता हूँ। आपकी बातों से मुझे एक बात समझ में आई, और वो नीलम मैम के लिए मैं वो बात आगे करना चाहूँगा कि आप भी महिला निर्देशक हैं। जैसे वो कह रही हैं कि स्वाद या अपना एक स्वभाव औरतों का है,
आप जब नाटक करती हैं, नीलम मैम जब नाटक करती हैं, मैं मतलब बहुत सारे नाटक इनके देखे हैं, वो दर्शकों तक पहुंच जाती हैं और दर्शकों को अपने तक ले आती हैं। वो बीच की दीवार तोड़ देती हैं। वो कई बार उनके सारे कलाकार दर्शकों के साथ होते हैं और कई बार वो दर्शक उनके साथ होते हैं। लेकिन आपके नाटकों में जो महिला चरित्र, महिला पात्र जो होती हैं, आप जब कोई नाटक चुनती हैं तो क्या आप महिलाओं का पक्ष ध्यान में रख के चुनती हैं वो नाटक, कि कोई महिला आपके नाटक में हो और जानबूझ के आपके नाटकों में महिला चरित्रों की अधिकता या उनका वर्चस्व होता है? आपकी दिलचस्पी है उनमें या स्वभावतः आ जा, कैसे? First of all, the very fact we're talking about women in theatre or being a woman in theatre, the woman director, मुझे लगता है कि I don't represent my gender when I work. And to me, women's theatre seems like a ghettoization, which we need to move away from. But yes, there is, you know, I have for many years worked with traditional performers, and female impersonators are a very significant part of their training. For me, what does it mean to be a woman on stage? What does it mean to be a man on stage? Are they creative constructs or is it biological? Is a question that has always been very inherent in the way I make my choices. मेरे को लगता है कि जब मैं casting करती हूँ, I can give a female role to a male, an ostensibly woman's role to a male, without any contradiction, without any euphemism, without any uncertainty, because I feel gender is one dimension of the character. There are other aspects also. There's psychological, social, contextual references, and gender is one of them. So do we construct a character on the stage performatively, or do we construct a character in terms of its gender? So personally, when I look at my work, I feel very androgynous. I don't see an assertion of a feminine voice or a male voice. Having said that, there must be something in my, because whatever I am today is what I've read, what I've seen, what I've experienced, what I have retained, what I have expunged. So somewhere I'm a sum total of all those experiences, and inhabiting a woman's body is also one of those experiences. So I don't think I choose a script because it's woman oriented. I don't even choose a script now. I devise my own plays. I have an idea and I develop that idea. And as Kirti also said, we develop the idea in collaboration with the actors, in collaboration with the objects, in collaboration with the body and the space and the text, so that all of them become authors. And all of a gesture has as much significance as the spoken word. The spoken word has as much significance as cutting in space. So everything, there's a kind of, it's a more egalitarian space where every aspect is of significance. So whether I choose a topic because it's dealing with women issues, I'm not sure. They're dealing with human issues. You know, we live, no matter how savage the situation may be, we try and find some essential humanity in that savagery. So to me, that is the whole purpose of putting a play together, is to make you more human, more insightful. Even that is a wrong statement, because I don't hold that mental, that's my mission or that's my role, because I think I just do it because it's a necessity to put across certain values, certain ideas, certain thoughts, certain visuals, certain music, certain text, so that I can connect with the world I live in. And whatever I choose is somewhere also to define the confusions and the contradictions I may be facing. This becomes a space where those are unraveled, discerned, chiseled, hammered, made manifest. जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 22 साल पहले, संजय मेरा बैचमेट संजय श्रीवास्तव यहाँ बैठे हैं। संजय, ऐसा लग रहा होगा कि हम वापस 22 साल पहले NSD की क्लास में बैठे हैं और सारी जिज्ञासाएं मिट रही, फिर से पढ़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है। सबसे कमाल तो एक नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ मैं क्योंकि सारे गुरुजन बैठे हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्लास चल रही मेरी, बहुत मज़ा आ रहा है। आपको फिर मैं याद दिलाना चाहूँगा
कि आप में से कोई भी कभी भी हमें इंटरप्ट कर सकता है अगर कोई भी बात दिमाग में आती हो। आप अपने को हमारा हिस्सा समझिए, आप ये ना समझिए कि मैं संचालक हूँ, इतने सारे संचालक बैठे हैं, बीच में मैं दीवार नहीं हूँ, तो आप कभी भी हाथ उठा सकते हैं और आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इसी से आगे बढ़ते हैं रोबिजिता दी पे। मैं चूँकि हम उनको पिछले बहुत सालों से हम रोबिजिता दी ही कहते आ रहे हैं, रोबी दी कहते हैं, हमारी सीनियर हैं। आपकी खासियत ये है कि एक तरफ आपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रंगमंच करने के बाद दिल्ली राष्ट्रीय स्तर पे जो रंगमंच होता है उसका आप हिस्सा रहीं। आपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में भी नाटक निर्देशित किए, उसके बाद आप घूमती रहीं। उसके बाद आप अभी पूरी तरह से आसाम में पहुंच चुकी हैं और आसाम में रहते हुए अब जो दिल्ली में रहते हुए करती थी वो फिर से घूम रही हैं। तो आप चूँकि बहुत जगहों पे जा रही हैं, बहुत सारे नाट्य कार्यशाला हैं, मुझे सिंपल एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि आप जहाँ जहाँ जाती हैं, लड़कियाँ भी वर्कशॉप में होती होंगी, लड़के तो होते ही हैं, स्त्रियाँ भी होती हैं, आपको फ़र्क क्या नज़र आता है? एक शहर की लड़की जब कोई किसी नाट्य कार्यशाला में आती है, वर्कशॉप में मंच के लिए, उसके अप्रोच में, और एक गांव की लड़की अगर थिएटर करने के लिए आपके किसी वर्कशॉप में आती है, दोनों में क्या फ़र्क है? उनका अप्रोच क्या होता है, उनकी समस्याएं क्या हैं? क्योंकि हो सकता है यहाँ बहुत पढ़ी लिखी लड़कियाँ हों और वो सिर्फ इसलिए जा रही हों एक आइडेंटिटी के कारण, या उसके लिए कि यू नो आई एम डूइंग थिएटर टाइप। उनके लिए हो सकता है थिएटर पैशन ना हो, शौक हो, और किसी के लिए थिएटर मरने जीने का सवाल हो सकता है। तो आपने चूँकि दोनों चीज़ें देखी, आपने वो शहरीकरण भी देखा रंगमंच का, और आप अभी घूम घूम करके उसका एक कस्बाई वो भी देख रही हैं रूप। आपको क्या लगता है दोनों तरह की लड़कियों का रंगमंच में आना और उनका अप्रोच कैसा है? आप क्या समस्याएं उनके सामने आती हैं? पता नहीं, मैं जहाँ पे भी भारत में अलग अलग जगह में जाके काम कर रही हूँ व काम किया है, वो लोग मुझसे कितना समृद्धिशाली हुई वो पता नहीं, लेकिन मैं खुद काफ़ी समृद्धिशाली तो ज़रूर हुई, क्योंकि मैं जब साउथ में जाके काम किया व नॉर्थ ईस्ट में काम किया व उत्तर भारत के भी अलग अलग जगह पे जाके कभी कार्यशाला, कभी तो ज़्यादातर प्रोडक्शन के सिलसिले में ही गए, उन लोगों के साथ जाके प्रोडक्शन निर्माण किया, एक उसको कंस्ट्रक्ट किया, और कभी शायद एक पुरानी टेक्स्ट को लेके इंटरप्रिटेटेड वर्जन में उन लोगों के साथ किया। इमीडिएटली आपके सवाल के साथ तो एक ही शब्द क्लिक कर रहे, जो शब्द बहुत सही नहीं लगता है मुझे, वो है प्रिविलेज। कुछ लोग तो एडुकेशन से प्रिविलेज्ड है, समाज व्यवस्था से प्रिविलेज्ड है, घर की जो परवरिश है उससे प्रिविलेज्ड है, कुछ लोग उस तरह से प्रिविलेज नहीं हैं। जैसे मैं अभी करीब 10 साल 25 साल की करियर में, मेरे रंगमंच के यात्रा में, आज 8-10 साल पहले मैं विजय तेंदुलकर की कन्यादान किया। तब जाके उससे पहले तक दलित साहित्य और दलित जो इशू है उस इशू को मैं इतना अपना नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, क्योंकि भारत इतना शायद बड़ा है। मैं नॉर्थ ईस्ट से होते हुए शायद एक केरल की समस्या और एक तमिल और एक दलित बा इस एरिया का समस्या को समझना बहुत मुश्किल है। उस तरह से एक दलित को भी शायद उत्तर पूर्व भारत की जनगोष्ठियों जो समस्या है, आइडेंटिकल मूवमेंट्स है, महिलाओं के अलग अलग इशूज़ जो है, जनगोष्ठीय महिलाओं के जो इशूज़ है वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ही अलग है सोच समझ, संस्कार, कल्चर, कृष्टि सब उनका बहुत अलग होता है। लेकिन मैं सच में बहुत ही इस तरह से शायद एक किसी भी तरह से, मतलब कन्यादान के समय पे नामदेव धसाल को पढ़ने का अवसर हुआ मेरे को, बा उर्वशी पवार की ऑटोबायोग्राफी पढ़ा, इस तरह से उनकी साहित्य और उनकी जीवन, उनकी समस्याओं को समझ पाई। अभी आपके सवाल की तरफ अगर जाऊं तो सच में अलग अलग जगह का अलग अलग ही महिलाओं का बा गर्ल्स जो आते हैं उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कोई भी एक अगर इशू है, मान लीजिए एक डोमेस्टिक सीक्वेंस है, तो मान लीजिए मैं एक उदाहरण देने के लिए कोशिश करती हूँ। जैसे एक नाटक का सीक्वेंस ऐसा है जिसमें हस्बैंड घर में रात को आते हैं, दारू पीते हैं, बीवी को मारपीट करते हैं, वो वाला एक सीक्वेंस है जो भारत का एक बहुत ही एक परिचित एक छवि है। उस छवि को, उस दृश्य को किस तरह से एक केरल की लड़की देखेगी और एक असम की लड़की कैसे देखेगी और दिल्ली की एक लड़की कैसे उसको डील करेगी, उसकी डिफरेंस है। दिल्ली बोल के तो मुझे नहीं लगता है कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, कॉमन एक नज़रिए से हम उसको बांध नहीं सकते। केरल को किसी जगह को भी नहीं बांध सकते, लेकिन फिर भी आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, बिकॉज केरल में मेरा अनुभव से बता रही हूँ, गलत भी हो सकती हूँ, फेमिनिस्ट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है।
फीमेल अवेयरनेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों के आपस में डिस्कशन जिस तरह से होते हैं, घरेलू जो परिवेश है, परिस्थिति है, वो बहुत अलग है। तो इसको वो लोग बहुत क्रिटिकली देख पाएगी। बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं वो महिला अभी भी 22 अभी 22 में है, अभी हमारे ऐसा है कि वो ऐसे ही देखेगी, ये तो है, ऐसा ही होता है, ऐसे करके वो लोग मान लेते हैं। तो ये नज़रिया है, जीवन की परिस्थिति है, जैसे उनका परवरिश है, जैसे वो देखे आ रही है, उसी के हिसाब से वो लोग उस चीज़ों को रिएक्ट करते हैं। आपने मेरे तरफ से एक खास मैं ये कोशिश हमेशा करती हूँ कि उनके साथ मैं इनजस्टिस ना करूँ। मेरे लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ, उतने जगह पे इतनी तरह के लोगों के साथ काम करने के लिए मुझे मौका मिलता है। उनको साथ ये इनजस्टिस ना करो, उनके ऊपर मैं कुछ अपने आइडियोलॉजी, आपके सोच समझ को ना थोपूँ, लेकिन एक विस्तृत रूप से उनके सामने एक पटभूमि तैयार करने के लिए कोशिश करती हूँ कि इस चीज़ों को इस तरह से भी देखा जा सकता है, हम इस तरह से क्यों ना देखें, इस तरह से क्यों ना देखें। दूसरा, उनकी कल्चर और उनकी संस्कृतियों को उनका जो लाइफस्टाइल है उसको मैं समझ के उसको सम्मान करते हुए उनके साथ काम करने के लिए हमेशा कोशिश करती हूँ। तो क्या आपकी बात से ही मुझे समझ में आ रही बात, क्या आप जब केरला के या नॉर्थ ईस्ट के किसी गांव में कोई नाटक करती हैं, वर्कशॉप करती हैं, और दिल्ली जैसे शहर में या मुंबई में कोई वर्कशॉप करती हैं, प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वहाँ की लड़कियों की समस्या और यहाँ की लड़कियों की समस्या, क्या आपको लगता है वहाँ उनके लिए, लड़कियों के लिए रंगमंच अभी भी बहुत मुश्किल है, करना मुश्किल है, मंच पे आना, मंच स्त्रियों के जिस मंच की हम बात कर रहे हैं, एक शहरी लड़की जिस उसको क्या कह सकते, जिस कॉन्फिडेंस के साथ मंच को अपना सकती है या मंच पे वो जाती है, और वहाँ गांव की लड़की अगर वो नाटक करने आती है, क्या वो आत्मविश्वास वहाँ आपको मिलता है देखने को, या उनको अभी भी समस्या है कि मंच उनके लिए डर का कारण है? बिल्कुल डर का कारण बिल्कुल है। ये मेरा ऐसा वाकई लगता है, जैसे आज का सुबह का 2-3 सेशन में भी यह बात हुई कि बहुत धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 2 कदम आगे बढ़ते हैं फिर गोल गोल घूमने लगता है। मतलब हम लोग ये सारे चीज़ों से भारत की कई जगह से लोग बाहर आ चुके हैं, लेकिन भारत के अभी भी ऐसे कई जगह हैं जिस जगह के लोगों के लिए रंगमंच में आना अभी भी बहुत बड़ी बात है। रात 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद उनका घर जाना ज़रूरी है। तो बहुत घरेलू कारण के लिए उनका घर जाना बहुत ज़रूरी है, उनके ऊपर मॉरल पोलिसिंग रहता है, व्हाट सी इज़ डूइंग, वेयर सी इज़ एंड व्हाट सी इज़ डूइंग, ये सारे कुछ 5Ws उनके ऊपर चालू रहता है, व्यवस्था के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से। आप जो बोल रहे हैं कि अर्बन और रूरल, मुझे वो ज़्यादा नहीं लगता है, मुझे उससे ज़्यादा लगता है क्लास एंड कास्ट। अच्छा। मुझे अभी भी लगता है कि ये क्लास वाइज बातें होती है, जो एक मिडिल क्लास प्रिविलेज तो हमारे हाथ में है, हम लोगों ने कुछ चीज़ें अपने लिए जगह बनाए हैं और अपने आप को उस संघर्ष और उस परिस्थितियों से अपने आप को उभार के लाके हम दूसरे मतलब अपने आप को बड़े पैमाना में जूझते हुए, आज भी समाज के साथ जूझते हुए हमने उस क्लास स्ट्रगल में हमने अपने आप को बाहर लाया। सो मिडिल क्लास के लिए थोड़ा आसान जरूर पड़ रहा है। सिटी में हो, जिस तरह से आज अलग अलग साहित्य में नॉवेल्स आ रहे, पोएट्री के बारे में भी बात हुई है, जिसमें बोल रहे कि ये लाइफ और सेक्सुअलिटी और जेंडर और समाज व्यवस्था, मैरिज, ये सारे सिस्टमों से बहुत जगहों के बहुत लोग बाहर आ रहे हैं, लेकिन बहुत जगह नहीं आ पा रहे। अभी भी भारत में स्वाधीनता के 75 ईयर्स बाद में भी मुझे ऐसा अभी भी बिल्कुल महसूस होता है, हम लोग कास्ट से बाहर नहीं आए हैं, क्लास स्ट्रगल से हम बाहर नहीं आए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे थिएटर में भी 2 कदम हम आगे बढ़ते हैं, महिला रंगकर्मी, फिर वहाँ पे गोल गोल घूमने लगते हैं, फिर दिशा खो जाता है, फिर नई से शुरू होते हैं, 2 कदम फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए हम एक दिशा में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में शायद हमारे मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैं अंकुर जी से इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए कहूँगा, उसके बाद मैं हिमानी जी से एक सवाल करूँगा। सर, क्या आपको लगता है कि ये जिस वर्ग विभेद की बात कर रही हैं, क्लास सिस्टम की, कि फ़र्क अमीरी और गरीबी का है या क्लास सिस्टम का है, गांव और शहर का नहीं है, ये कितना असर डालता है? अगर ये कास्ट सिस्टम है, अगर दलित महिलाएं हैं या अपर कास्ट की महिलाएं हैं, उनका रंगमंच, क्या ये कास्ट सिस्टम या वो उनका पिछड़े वर्ग का होना या वर्ग संघर्ष का होना इतना असर डालता है रंगमंच पे स्त्रियों को लाने में, या उनको कैसे परेशान करता है या कितना आसान कर देता है? मेरे अनुभवों में तो ऐसा कोई अनुभव शामिल नहीं है जहाँ इस तरह का संघर्ष मुझे देखने को मिला हो। क्योंकि मेरी सारी रचना प्रक्रिया कुछ अलग किस्म की रही है। मेरे लिए जो काम करने के लिए लोग आते हैं, खासकर
अपनी संस्था को छोड़कर, वहाँ तो आप सब स्वीकृत हैं कौन क्या है। जब जब बाहर मैं काम करने के लिए गया हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं। हम क्या करने जाएंगे, मैं अपने साथ 25 कहानियाँ लेकर जाता हूँ, कभी 100 कहानियाँ लेकर जाता हूँ, कभी 15 कहानियाँ लेकर जाता हूँ। हम सब बैठ के पढ़ेंगे, फिर उसमें से कौन सी कहानी अच्छी लगी उस पर एक वोटिंग होता है, और उसमें जो 3 कहानियाँ सबसे ज़्यादा नंबरों के साथ आती हैं उसको हम करेंगे। फिर कौन किस कहानी में करेगा ये भी लॉटरी से डिसाइड होता है, और उसके बाद कहानी कौन से ग्रुप को कौन सी मिलेगी ये भी लॉटरी से डिसाइड होगा। उसके बाद जो कुछ क्रिएशन है, जैसा कीर्ति ने कहा कि एक्टरों की तरफ से पहल हुई, मुझे खुशी हुई कि अब धीरे धीरे सब लोग उस तरह के सिस्टम में लौट रहे हैं। इवन नीलम ने भी वही बात इनडायरेक्टली इशारा किया, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरे बारे में तो मजाक है कि हिंदी रंगमंच या भारतीय रंगमंच में एक ऐसा निर्देशक है जो कभी अपना शो नहीं देखता। कोई सेमिनार में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा आप क्या बड़ी बात कर रहे हैं, हमने तो ऐसा निर्देशक देखा जिसने अपनी रिहर्सल कभी नहीं देखा। तो मैं अपने आप को दूसरे श्रेणी में रखता हूँ, एक कैटलिस्ट की तरह से काम करता हूँ। कहानी फाइनल होने के बाद 4 या 5 दिन मैं उस कास्ट को देता हूँ कि आपके दिमाग में इसका कौन सा दृश्य रूप बनता है। उसमें सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। एक तो कहानी जैसे लिखी गई है, क्योंकि मैं रिटन टेक्स्ट इस्तेमाल करता हूँ, मैं उस तरह के मेथड में मैंने कभी काम नहीं किया कि जो कुछ हमारे पास नहीं है, जैसे नीलम का काम है या और स्कूल में भी हम लोग उस तरह का काम करते रहे हैं। लेकिन मुझे हमेशा एक रिटन टेक्स्ट चाहिए, लिटरेचर से चाहिए, जो अपने आप में नाटक नहीं है। फिर उनके सामने 3 शर्तें हैं कि एक तो कहानी के रूप में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसी कहानी लिखी गई है उसको वैसे ही ड्रामेटिक टेक्स्ट में बदल जाना है अपने आप। नंबर 2, कहानी का जो भी नरेशन है उसके लिए कोई सूत्रधार नहीं आएगा, जो एक बहुत आसान डिवाइस है हमारे पास कि हमने अलग से एक आदमी को खड़ा कर देते हैं मंच पर, वो नैरेटिव पढ़ता जाएगा, बाकी लोग डायलॉग वाला पोर्शन ले लेंगे, तो वो भी नहीं होगा। और तीसरा ये कि बहुत अच्छा होगा कि मंच खाली रहे, क्योंकि मुझे डांस से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। एक डांसर के पास क्या है अपने अलावा, उसकी बॉडी, उसका कॉस्ट्यूम, थोड़ी बहुत लाइटिंग, उसकी लैंग्वेज, मुद्रा, मूवमेंट। तो हम लोग जो थिएटर में ट्रेनिंग के बाद और जो ट्रेनिंग नहीं भी पाए हुए हैं उनके पास भी अपनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इन 3 चीज़ों के थ्रू एक्सप्लोर कीजिए और आपको आश्चर्य होगा, वो इतने अच्छे रिजल्ट लेकर आते हैं कि आपको लगता है कि आप तो उनके सामने बिल्कुल ज़ीरो हैं। लेकिन फिर मैं उनको कहता हूँ कि अब आप इसको भूल जाओ, अब फिर एक नया बना कर लाओ। बहुत गुस्से में लौटते हैं, गालियाँ देते हुए, ये खुद कुछ नहीं करता, हम लोगों को लगा रखा है सुबह से शाम। लेकिन वो फिर लेकर आते हैं कि शायद ये आखिरी होगा। तो फिर हम देखते हैं, सब लोग बैठ कर देखते हैं एक दूसरे के काम को, उसको एनालाइज करते हैं और उसकी अच्छी बातों को उनको बताते हैं, कमज़ोर बातों को। लेकिन क्या हुआ, माइक बहरहाल बात थोड़ी सी बची है। जाओ, ऐसे मौका मिले तो कम से कम 5 ड्राफ्ट वो तैयार करके लाते हैं, लेकिन आमतौर पर 3 तो हम ट्राई आउट करते ही हैं। उसके बाद जो क्रिएशन बनकर आता है, काम सारा अभिनेताओं ने किया है, मैंने उनको सिर्फ पुश किया है। मैं अपने आप को एक उत्प्रेरक मानता हूँ, और यूँ भी इतिहास में कोई डायरेक्टर की कभी कोई जगह नहीं थी। ये महज 150 साल पहले दुनिया में डायरेक्टर नाम का प्राणी आया है, लेकिन वो इतना समझदार था और इतना सबसे आगे चलने वाला था
कि आज थिएटर जैसी विधा जो अभिनेता की विधा है वो निर्देशक के नाम से जानी जाती है, और फिल्म जैसी विधा जो निर्देशक की विधा है वो अभिनेता के नाम से जानी जाती है। अभिनेता जो चाहेगा वो होगा, वो पूरा फिल्म बदल देगा, डायरेक्टर सिर्फ वहाँ नाम के लिए है। और यहाँ थिएटर में हम जैसा, मैं तो अपने आप को इसलिए अपना क्रिटिसिज्म खुद कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करने के बाद लोग मुझे ही बधाई देते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो अच्छी बात है भाई, अगर ऐसे मिल रहा है तो ले लो, तो बस। सर हेलो हेलो चेक, इसका साउंड देखो भाई। अब साउंड तो जाएगा ही ना। आखिरी सवाल, क्योंकि समय बहुत कम है, हिमानी जी से, उसके बाद हम आप पे आ जाएंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि हम 20 मिनट देर से शुरू कर चुके थे तो हमें 10 मिनट में ख़त्म करना है। मैम, समय की बहुत कमाल की सीमा है। मैम, आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलने के बाद आपने जितने ज़ोर शोर से थिएटर किया, बहुत ही जिसको कहते हैं पैशन के साथ, उतने ही और उससे भी ज़्यादा ज़ोर शोर से आपने टेलीविज़न और फिल्में की। आपने जितना नाम यहाँ कमाया, हम आपको आज भी जानते हैं, और अब जब हम जानते हैं तो अब जिन कारणों से जानते हैं वो जग जाहिर है। दोनों एक तरीके से देखें तो दोनों आकाश आपने देखे। क्या मजबूरी होती है एक आप जैसी अभिनेत्री, मैं मेल बिल्कुल नहीं बात कर रहा, जब इतने ज़ोर ज़ोर से रंग कर्म करने के बाद, उसमें अच्छा नाम कमाने के बाद, पैसा कमाने के बाद, अब आप जब जानबूझ के मैंने बोला था, मैंने सोचा कब रिएक्ट करेंगी। तो एक्चुअली मैंने यही लिख रखा है, मैंने कहा यहाँ पे टोकेंगे, ऐसा नहीं है। तो क्या दो ही चीज़ें हैं, क्या आप पैसा कमाने गई थी या आप नाम कमाने गई थी? ये आपसे संबंध नहीं है ये सवाल। आप जैसी समर्थ अभिनेत्रियों से, जिनको सब जानते हैं, उनके नाम के साथ अगर जब टेलीविज़न और फिल्म जुड़ता है, और उन्हीं के नाम के साथ रंगमंच भी जुड़ा हुआ है, तो छोड़ने का कारण और ना छोड़ने का कारण उसमें नहीं जा रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि हम पैसा कमाना या नाम कमाना, या दोनों से ऊपर आपकी कोई मंशा रही? एक औरत कैसे सोचती है जब वो मंच छोड़ करके एक दूसरे आकाश की तरफ जाती है? हेलो चेक, मेरे ख्याल से आज काम आएगी। हेलो, हाँ चल रहा है। नमस्कार। सबसे पहले तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं इतने महान मेरे गुरु हैं अंकुर जी, कीर्ति जी और नीलम जी को बहुत मैंने एडमायर किया है, उनके प्लेस जितने भी नाटक देखे हैं, इस यंग एंड हैपनिंग डायरेक्टर। तो जो सवाल आपने मुझसे पूछा समय के अभाव को लेकर कि नहीं, एक मिनट, समय का अभाव है लेकिन आपको पूरी स्वतंत्रता है, आराम से वो जितना मैं लड़ूंगा, इधर मैं लड़ूंगा। कि मैंने थिएटर क्यों छोड़ा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने थिएटर अभी भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा है। मैं द वेरी फैक्ट कि मैं अपने पूरे व्यस्त कार्यक्रम से मैं डेली सोप कर लूँ तो भी मैं यहाँ आई हूँ, सिर्फ मेरे जो थिएटर के प्रति प्यार है उसी के कारण। थिएटर मैंने छोड़ा नहीं, और बीच बीच में मैं थिएटर करती रहती हूँ। वहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाके आई एम विजिटिंग प्रोफेसर, वहाँ पे मैं प्रोडक्शन भी करती हूँ। आपके नोटिस में ले आऊँ कि मैंने भी कुछ नाटकों का निर्देशन किया है, मिर्च कटिकम किया है, आधे अधूरे किया है। तो जब जब समय मिलता है मैं थिएटर से जुड़ती हूँ, और आई थिंक उसके साक्षी अंकुर जी हैं, क्योंकि मैं बीच बीच में उनको फ़ोन करती रहती हूँ, अंकुर जी कोई अच्छी सी कहानी बताइए, और अंकुर जी हमेशा मुझे सुझाव देते हैं बहुत अच्छा। मुझे याद है कि मैं वर्ल्ड वुमेन्स प्ले राइट कॉन्फ्रेंस में जब बार भाई ने मुझे कहा कि मानी तुम कुछ करो, तो मैंने कहा क्या करूँ, तो अंकुर जी को फ़ोन किया, तो मैंने कहा मनु भंडारी जी की कहानी करिए। एक कहानी मैं आज भी आपके सामने सिर्फ सुनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ना वो व्यवस्था है ना वो सब चीज़ है मंच के लिए। हालांकि जैसे कि अंकुर जी ने बोला मंच के लिए एक्टर ही काफ़ी रहता है। पर तुम्हारे सवाल का जवाब, देखिए एक्टर क्यों जाता है बाहर की, मतलब थिएटर हमारा तो प्रेम एक्टिंग है, थिएटर थिएटर इज़ माई फर्स्ट एंड इट विल बी माई लास्ट लव, क्योंकि पहला प्यार आदमी कभी नहीं भूलता, या स्त्री तो और भी नहीं भूलती। स्त्री रंगमंच की बात हो रही है। तो मैं जब मेरे उस टाइम की बैच, मेरे जो सीनियर्स थे जैसे नीना गुप्ता, आलोक जी, ये तो सीधा बम्बई चले गए थे, पर मैंने कहा नहीं, मुझे यहीं रहकर थिएटर करना है। अच्छा, मैं उस टाइम उत्तर प्रदेश, अब तो उत्तराखंड हो गया,
तो उत्तर प्रदेश में तो कोई थिएटर का, माफ़ करना, कोई भी फ्यूचर नहीं था। और घर से लड़के आई थी, क्योंकि उस वक्त, ये तो मैं तब की बात कर रही हूँ 80s की, तब हमको बहुत संघर्ष करके लड़ करके हम इस फील्ड में आए थे, आई थिंक ऑल ऑफ अस। और आज भी मेरे ख्याल से उतना ही संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन आज ऐसा लोग सोचते हैं कि NSD या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म एक स्टेपिंग स्टोन है सिनेमा के लिए। लेकिन मैं सिर्फ थिएटर के प्यार के प्रति आई थी। और मैंने जो छोड़ा था, मैं एक्चुअली बात बताऊं आई थिंक कीर्ति जी उसकी कमाल, आई थिंक यू फॉरगॉटन कि वो तो मुझे अच्छा हुआ बज्जू भाई ने रेपर्टरी से निकाल दिया, क्योंकि मैं एक शो करने चली गई और मैं लड़ी। मैंने कहा क्यों, जब मनोहर सिंह कर सकते, उन्होंने किस्सा कुछ का किया, जब सुरेखा सिकरी थी, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैं जाके एक शो किया मैंने, देवकी भौजाई का उसमें किरदार मैंने किया था, हम राइंड। उन दिनों एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, तो वो मैंने किया। तो अच्छा हुआ, मतलब पता नहीं अच्छा हुआ कि क्या हुआ कि बच्चू भाई ने मुझे निकाल दिया लेकिन आई होल्ड नो ग्रजेस, आई होल्ड नो ग्रजेस, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि वही होता है जो कि आपकी किस्मत में होता है। तो ऐसे मैंने देव की भौजाई किया। अरे संचालक जी सुनो, तुम्हारे सवाल का जवाब दे। और वो एकदम से एवरीबडी न्यू हु आई वॉज, क्योंकि मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ, वैसे मैं कई इंटरव्यू में, कि पहले जब मैं रेपर्टरी में काम करती थी, हम लोग जो, अब तो जमुना पार बहुत ही डेवलप हो गया वो इलाका, पहले गरीब लोग, स्ट्रगलिंग लोग वहाँ रहते थे जमुना पार मयूर विहार में। तो बस में चढ़ के आती थी, क्योंकि रेपर्टरी के टाइमिंग्स थे 10 से 5, तो चार्टर्ड बस में आती थी, जिसमें ऑफिस के और लोग भी। तो वो मुझसे पूछते थे कि आप क्या करती हैं, तो मैंने कहा मैं थिएटर करती हूँ। तो उन्होंने नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर वैसे क्या करती हैं। दे थॉट आई वाज वर्किंग इन सम ऑफिस और समथिंग। उस वक्त भी बहुत मुश्किल था उन्हें एक्सप्लेन करना कि दिस इज़ माय प्रोफेशन, मैं रेपर्टरी आती हूँ 10 से 5। लेकिन एक बार मैं हमराही के देवकी भौजाई बन गई, तब मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये एक थिएटर की एक ट्रेजेडी भी कह सकते हैं आप। लेकिन थिएटर इज़ लाइक लाइफ, जब तक आपके सामने है जीवन तब तक वो जीता है, और जो ऑडियंस देखती है वो आपको याद करती है। लेकिन उसके बारे में भी मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी। तो इस तरह से मैं मुंबई चली गई, और मेरी किस्मत में होगा कि वो सीरियल बहुत बड़ा हिट हो गया, देव की भौजाई हिट होगी, और फिर मुझे फिल्म के ऑफ़र मिलने लगे। तो फिल्म के ऑफ़र, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि आई वर्कड एट दैट टाइम 90s द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म, आई हैपन टू बी इन ऑल ऑफ देम, वेदर इट वॉज हम आपके कौन, दिलवाले दुल्हनिया, कुछ कुछ होता है, हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1। और लेकिन मैं थिएटर से नहीं छूटी, मैं बीच बीच में NSD भी आती हूँ सिलेक्शन कमेटी में, अगर वो मुझे कभी कभी बुलाते हैं, या बनारस जाती हूँ। कोविड में भी बहुत थिएटर क्या वो क्लासेस ली, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, पूना यूनिवर्सिटी में। तो थिएटर के प्रति, और जब कभी भी मौका मिलता है मैं थोड़ा बहुत परफॉर्म कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है, और ये मेरा पहला प्यार है। और मजबूरी तो कोई नहीं थी बेटा, नहीं निकालते तो मैं थिएटर ही करती रहती जितना सारा करते हैं, अच्छा ही हुआ। लेकिन पैसा एक बहुत बड़ी, क्योंकि थिएटर से हालांकि उस टाइम तो मेरे को वो, तब तक मैं A ग्रेड आर्टिस्ट बन गई, 3000 रुपये मिलते थे महीने के, उससे किराया देती थी, बच्चे की पढ़ाई। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी थिएटर करते थे, ज्ञान शिवपुरी जी, वो भी ऐसे थे एमेच्योर, कभी पैसा मिलता था कभी नहीं मिलता था। तो पैसे की वजह से, अगर पैसा हो थिएटर में तो कोई भी, मुझे लगता है कि थिएटर का व्यक्ति छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट अभिनेत्री के लिए, अभिनेता के लिए जो मज़ा रंगमंच में है वो किसी विधा में नहीं है। हाँ, पैसा ज़रूर मिलता है, नेम ज़रूर मिलता है, फेम मिलता है, मगर ये जो एक नशा है, ये बहुत बुरा नशा है। इट इज़ मोर पावरफुल देन अ ड्रग का नशा। ये आप, यू कांट गेट रिड ऑफ इट। तो आपकी इसी बात से मैं थोड़ा सा, आपने बहुत अच्छी बात कही। वो डर तो लगता है पैसे वाला, पैसा है तो बहुत कुछ हो जाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। और थिएटर में पैसा नहीं है उस तरीके से लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थिएटर से सरवाइव कर रहे हैं। ये हमारे सामने जो स्टेज पे दिग्गज बैठे हैं, ऑल ऑफ देम आर लिविंग एग्जांपल्स ऑफ दैट। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। यही इंस्पायरिंग, ये हमारे गुरु हैं, ये हमको इंस्पायर करते हैं।
तो All of them. तो हाँ। उसी से रोटी कपड़ा और मकान से ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल है जी। एक आदमी जब रंगमंच करता है, थिएटर को अपनाता है, एक औरत जब रंगमंच को अपनाती है, दोनों के सामने एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो बहुत कटु सत्य है कि एक आदमी अपनी उम्र के अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग तरीके से सरवाइव करता है रंगमंच में और वो बदलता रहता है, लेकिन औरतों के सामने और ख़ास तौर से तब जब आप रंगमंच से फिल्मों में गई हों तब तो और ऐसा लगता है कि रोटी कपड़ा मकान की समस्या या एक बढ़ती हुई उम्र, जिस उम्र में इस समय आप हैं, जिस उम्र में हम हैं और जिस समय आज की लड़कियां कोई थिएटर कर रही होंगी, क्या औरतों के सामने स्त्रियों को रंगमंच में और फिल्मों में दोनों में इस बढ़ती हुई उम्र और स्त्रियों को अपने बढ़ते हुए खर्चे, इन दोनों का असर पड़ता है मंच पे स्त्रियों का? बिल्कुल पड़ता है, फिल्मों में? क्योंकि जो हमारी नहीं, थिएटर में तो उतना नहीं पड़ता, क्योंकि थिएटर में तो एक अभिनेत्री 60 साल की होते हुए भी आपको यकीन दिला सकती है कि वो 16 साल की युवा है जी। पर फिल्म और टेलीविज़न की अपनी बिकॉज कैमरा कम्स वेरी क्लोज, तो उसकी रियलिटी है। और ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान में, अब मैं विदेश की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे हिंदुस्तान में तो जैसे जैसे आपकी उम्र घटती है आपकी इज़्ज़त, आपका रुतबा और कम होता जाता है, आपका जो रेन्यूमरेशन मिलता है वो भी कम होता जाता है, और ये नए नए यंग जो लोग होते हैं वो आपसे दुगना भी कहना कुछ भी, दुगना भी कुछ नहीं, उससे तिगुना चौगुना 10 गुना पैसा ले रहे हैं, जबकि वो क्या है वो छोड़िए, बट दैट इज़ द रूल ऑफ द लैंड, और जैसी है उसके साथ तो आपको जीना ही तो ये समस्या रंगमंच में ज़्यादा है या फिल्मों में ज़्यादा है? मुझे तो लगता है कि फिल्मों में ज़्यादा है, फिल्मों में ज़्यादा है। मंच अभी भी स्त्रियों के लिए इस मुझे तो वाले लगता है संघर्ष मंच से थोड़ा अलग है। डेफिनेटली आपको उतनी ही अपॉर्चुनिटी देता है, चाहे आप महिला हो चाहे महिला ना हो। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जैसे किसी भी प्रोफेशन में एक महिला को अपने को प्रूव करने के लिए उसको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं कि वो टू वेदर शी इज़ अ डायरेक्टर शी हैज़ टू प्रूव, जैसे कि कीर्ति जी ने भी कहा कि उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो इतनी अच्छी, उतना ही अच्छा काम कर सकती है जितना कि एक मेल डायरेक्टर करता है। एक सवाल आप सबके लिए है, आप सब उस समय से रंगमंच कर रही हैं जब सोशल मीडिया नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी। रंगमंच का एक अलग आकाश था और अलग तरीके से रंगमंच को देखा जाता था, औरतों को भी देखा जाता था। अब सोशल मीडिया आ गया, अभी सब कुछ ऐसे चुटकियों में सब कुछ है। आप लोगों ने जब थिएटर शुरू किया था उस समय की स्त्रियों का संघर्ष, और अब इस सोशल मीडिया के ज़माने में जो बच्चियां हैं, जो नई लड़कियां हैं, जो चाहे वो फिल्मों में जाना चाहें चाहे वो रंगमंच में काम करें, उनका संघर्ष, उनका मंच, आपको लगता है दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है या उनके लिए आसान हुआ है या मुश्किल कर दिया इस सोशल मीडिया ने? अगर आज आपको थिएटर करना पड़े, अगर नीलम मैम आज थिएटर करती हैं, कीर्ति मैम आज थिएटर करती हैं, बहुत सारी पब्लिसिटी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लड़कियां आप तक पहुंच जाती हैं और बहुत तरीके से वो आपके साथ काम करना चाहती हैं। उस समय क्या ऐसा होता था? आपको इतनी आसानी से सब कुछ उपलब्ध था या अब ये उपलब्धता ही मुसीबत बन चुकी है? आपको क्या लगता है सोशल मीडिया के आने से स्त्रियों के इस संघर्ष पे, रंगमंच पे खास तौर से क्या फ़र्क पड़ा? मतलब ये तो है ही कि मतलब न्यूज़ पहुंच जाती है तो शायद ज़्यादा लोग आते हैं, पर पहले भी दिल्ली जैसे शहर में जहां हम लोग जैसे मैं करती हूं तो ये समस्या नहीं हुई कि हमको स्त्रियां न मिलती हों, ख़ास तौर से क्योंकि हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़े रहे और उसके छात्र या उसके आसपास रंगमंच में जिनको शौक़ है तो वो करने को इच्छुक रहते ही थे, और उसमें ये आसानी थी कि आप जानते थे कि ये इसी से जुड़े हैं, इसका इसमें मतलब इतना समय देना, इतनी सीरियसली कर पाना उनके लिए बेहतर होगा, मतलब वो कर पाएंगे। अब अगर जनरल कहाँ से आएंगे लोग और कैसे होगा, इसकी क्या इस लोगों का अनुभव है, इसके बारे में मुझे पता नहीं। I don't think there's much to say. The means may have changed, but I don't think it has made a great escalation of people coming to your show or de-escalation prior to social media. Sometimes what happens is there is such an overcrowding in that space, so it works against the nature of the work that you are doing. And another thing I'd like to say, which is something that
about age and about all that. I mean, I remember B.V. Karanth, who I was very close to. He wasn't my teacher, but I saw him as my teacher. He always used to say, what does age mean on the stage? जी. What does gender mean on the stage? I think those were two very powerful insights that he gave me, because it really, you can have a 50-year-old player, 16-year-old, or a 14-year-old. I think the mic has gone off. नहीं, I'm not आवाज आ sure. रही है. And also, what is, as I talked earlier about gender, you know, is it what is that part of the feminine that you erase from yourself if you are doing a role which is more masculine, or what is the maleness that you take from your role if you're doing a woman character. So these are actually performative decisions and choices that you make, rather than conventional, traditional ways of looking at characters. This was in response to. रवि दी, आपको लगता है कि आपका जो रंगमंच है I mean, your answer. सोशल मीडिया के कारण प्रभावित होता है, स्त्रियों का रंगमंच खास तौर से? आई डोंट थिंक सो. सोशल मीडिया के कारण कोई बदलाव नहीं आया, बिकॉज मुझे लगता है कि समाज यूं की यूं ही है, जैसे थे वैसे ही है, माइंडसेट वैसे ही है, समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है. तो सोशल मीडिया कैसे रंगमंच में बदलाव ला सकते हैं? अगर समाज की सिस्टम में कुछ बदलाव आएंगे, माइंडसेट में, सोचने की नज़रिया में, देखने की नज़रिया में, समझ में परिवर्तन आएंगे, तब जाके कुछ परिवर्तन आएंगे. क्योंकि बिकॉज जिस तरह का न्यूज़ हमें देखने को मिलता है, रात 8 बजे के बाद लड़कियों के लिए देश की राजधानी से लेकर अलग अलग जगह जिस खतरों में आती है, तो इस खतरों के बीच में रंगमंच तो वैसे ही है, फिर पहले ही जैसे थे. तो बीच में ऐसा स्थिति आया भी था कि लोग, क्या पता 1990s में और कुछ सालों तक क्या थोड़ा सा लिबरेटिंग है, हम रात भी घूम सकते हैं, रात भी हमारा महिलाओं का है, ऐसा स्थिति आया था. लेकिन अभी तो धीरे धीरे फिर वैसे ही हो रहे हैं कि जैसे 8 बजे के बाद हम बाहर ही नहीं रह सकते. समाज में बदलाव नहीं है, सिस्टम में बदलाव नहीं है, सोच में बदलाव नहीं है. कोई सोशल मीडिया हमारे रंगमंच को बदल नहीं पाएंगे. हिमानी मैम. हेलो. एक आप अभिनेत्री हैं पूरी तरह से, और एक पुरुष अभिनेता जब किसी रोल की तैयारी करता है या कुछ करता है तो उसके सामने बहुत सारी सुविधाएं होती हैं. अभिनेत्री के सामने, और ख़ास तौर से जब आप घर परिवार संभाल रही हों, आप परिवार को भी देख रही हैं, अपने काम को भी देख रही हैं, बच्चा भी पाल रही हैं, सब कुछ हैं, अगर वो जब मंच पे आती हैं स्त्रियां, उनको अपनी तैयारी में एक महिला अभिनेत्री को कितनी मुसीबतें होती हैं? क्या आपको फ़र्क पड़ता है? आपके घर परिवार समाज का वो पूरा असर या उसका बोझ या उसके जो झंझावात हैं वो आपको काम करने में बाधित करता है? आप उससे कैसे लड़ती कैसे हैं? क्योंकि मर्द तो लड़ लेता है, उसके पास 10 तरीके हो जाते हैं. आप लोग कैसे लड़ते हो? ये मैं सवाल अपने लिए नहीं कर रहा हूँ. मुझे लगता है कि हम जितने भी यहाँ स्टेज पर बैठे हैं, सब लोग, वो सब लड़ने में सक्षम है, क्योंकि लड़कर ही हम इस स्थान पर पहुँचे. और ये बात आपका, ये सिर्फ थिएटर में ही नहीं लागू है जी. ये कोई भी महिला जो घर चलाती है और वैसे भी काम करती, चाहे ऑफिस में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे उसको ये दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ता है कि वो बच्चों की परवरिश. जैसे मुझे अपनी फिल्म की शूटिंग की याद है कि वो 90s का टाइम था कि आई वाज शूटिंग 72. मैं एक सर्व का ऐड कर रही थी, 2 से 10 बजे तक मैं अस्तित्व कर रही थी जी टीवी पर, और रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रेम ग्रंथ का नाइट शेड्यूल चल रहा था, और सुबह मेरे बेटे के एग्ज़ाम थे. तो वो जैसे मैं घर पहुंचती थी तो वो जगता था, तो उसको ट्यूशन में मुझे हेल्प करना, एंड मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, क्योंकि ये आई थिंक वी विमेन आर इक्विप्ड कि हम लोग बाहर और अपने प्रोफेशन को बैलेंस कर पाती हैं, तभी हम इस प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में जाती हैं. और क्योंकि आई थिंक नेचर हैज़ मेड अस स्ट्रॉन्ग, आई थिंक इट इज़ नेचर. पर हाँ, ज़रूर हमको मेल को ज़्यादा, वो उसको फ्रीडम होती है कि वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट घर, कुछ मेल्स
दोनों घर को भी ध्यान देते हैं और अपने, लेकिन मेल कैन अफोर्ड टू डू अपने करियर में ही कॉन्सेंट्रेट करता है। लेकिन मुझे आज भी मुझे घर में सब्जी देखनी है, राशन पूरा है कि नहीं है। हालांकि अभी आई कैन नाउ अफोर्ड कि मेरे घर में एक मेड है, लेकिन फिर भी मुझे देखना पड़ता है चावल है, दाल है, चीनी है। उसके बाद मुझे वहाँ जाके सेट में काम करना है या इधर आना है तो मुझे उसके लिए स्क्रिप्ट पढ़नी है। तो ये सब मैनेज करना पड़ता है। ये औरत का वो हमेशा वो विमेंस डे के टाइम पे आते हैं ना, वो 4, 5, 6 हाथ 7 दुर्गा की तरह बने हुए, वो आई थिंक वी आर ऑल इक्विप्ड फॉर इट। पर हमको डेफिनेटली ज़्यादा काम करना पड़ता है। वी आर आई थिंक इक्विप्ड फॉर इट, व्हाट कैन आई से। मंच पे स्त्रियों का आना या मंच तक पहुंचना या स्त्रियों का मंच कितना मुश्किल है या कितनी सारी समस्याएं हैं और कितना बड़ा आकाश है उसका, वो आप इन बातचीत से समझ सकते हैं, समझ रहे होंगे। तो इस पूरे आकाश को और इसके बादल को मैं आपकी तरफ फेंकता हूँ। चाहता हूँ थोड़ी बरसात उधर भी हो। आप में से किसी के दिमाग में, किसी के जहन में कुछ आ रहा हो, आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आप चाहें तो एक माइक अगर है तो उनको दे दीजिए, और नहीं तो आप बहुत ज़ोर से बोल सकते हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं देता हूँ। हाँ, और एक बात का ध्यान रखा जाए, प्रश्न थोड़े छोटे हों, एक बार में एक ही सवाल हो, क्योंकि समय की सीमा जो तय की गई है उसके लिए मैं पाबंद हूं। और मुझे ये कहा गया है, मैं खुलेआम आपको बता रहा हूं, धमकी नहीं दे रहा हूं कि समय की सीमा का ध्यान रखें। बस इतनी सी बात है, मजाक कर रहा था। आइए जी सर, अब सवाल तो पूछना ही है, तो छोटा बड़ा से ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैम ने जैसे कहा कि उन्होंने आधे अधूरे डायरेक्ट किया, तो उससे मेरे माइंड में एक सवाल आया कि बहुत टाइम पहले मैंने आधे अधूरे पढ़ा था, तो उसमें मैं उसकी समीक्षाएं भी पढ़ रहा था। जब मैंने वो पढ़ा था तो मुझे उसमें लगता था कि महिला का जो पात्र है वो थोड़ा रूड है या थोड़ा मतलब मेरे लिए उतना अच्छा नहीं था। बट जब मैंने समीक्षाएं पढ़ी, उसमें त्रिपुरारी शर्मा जी की एक समीक्षा मैंने पढ़ी, उसमें उन्होंने आप एक सुधार कर लो। हाँ। मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, कहाँ क्या पढ़ा, उन्होंने क्या लिखा, ये यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ। सीधे सीधे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर हम वहाँ आ जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, महिला जो समीक्षक हैं उन पे आप लोग प्रकाश डालिए, मैं ये चाहता हूँ। और महिलाओं ने कितना संघर्ष किया, इस पे हमारी बात हुई है। उनका क्या सुख है रंगमंच से, उस पे भी एक बात करते हैं अगर आप लोग तो। बहुत बढ़िया। ये 2 प्रश्न मेरे हैं आपसे। तो महिला समीक्षकों का दर्द, तो महिला समीक्षकों की जो समस्याएं हैं या उनके वो लिखती हैं, तो क्या है, उनके ऊपर प्रकाश डालने के लिए वो कह रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर, पुरुष होने के नाते? मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं, और मैंने कभी समीक्षाओं की चिंता नहीं की, क्योंकि अगर उनकी चिंता करने लगेंगे तो काम कब करेंगे। तो इसलिए ये सवाल पता नहीं आपके मन में क्यों आ रहा है। मुझे नहीं लगता यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनको कभी इस तरह से बॉदर किया होगा। क्या पूछ रहे हैं? मेरे ख्याल से सिर्फ इतना है कि ऐसे अलग कोई कैटेगरी भी नहीं है, जैसे निर्देशकों की भी नहीं है, पर अगर कोई महिला कोई नाटक पढ़ती है या कि कोई महिला निर्देशित करती है तो उसका नज़रिया उस चीज़ को देखने का अलग होगा बस। और वो नज़रिया वो उसके अपने अनुभव से आता है, अपनी ज़िंदगी, वो हर चीज़ में होगा। के केस में होगा, अभिनेता के केस में होगा, निर्देशक के केस में होगा, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, उनके अपने अनुभव से वो आधारित। ये हाँ, आइए बिल्कुल। 2 से 3 प्रश्न और अगर आप करना चाहें तो। मेरा सवाल आप सभी से है, क्योंकि हमारे जनसंख्या के आधे भाग की बात हो रही है, तो रंगमंच में भी नुक्कड़ नाटकों की बात होनी चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि रंगमंच में और इस पूरे संवाद में भी उनकी उपेक्षा हुई है, तो मैं ये चाहती हूँ कि रंगमंच के महत्व में नुक्कड़ नाटक पर आप प्रकाश डालें।
और आप उसमें भी नुक्कड़ नाटक पे बात करना चाहती हैं? अब महिलाओं का महिला रंगकर्मी की भागीदारी, हाँ, नुक्कड़ नाटक में महिलाओं की भागीदारी, महिला रंगकर्मियों की परेशानियों पर। परेशानी या भागीदारी? परेशानी, भागीदारी में परेशानी। मैम, एक दौर पूरा नुक्कड़ नाटकों का रहा है, अभी भी है, और नुक्कड़ नाटक एक अलग तरह की पहचान रखते हैं। और बहुत अच्छा सवाल है, हम लोग तो करते ही थे, महिलाएं बहुत कम जाती थी नुक्कड़ नाटक में, क्योंकि एक बड़ा खतरा होता था, लड़कियों को लेके क्यों जाए, कोई छेड़ देगा। बहुत जेन्युइन सा ये डर होता था हमारा। जब पटना के गांधी मैदान में नाटक करने जाते थे, नुक्कड़ नाटक में लड़कियों को नहीं ले जाते थे जानबूझकर, कि पता चला किसी ने छेड़ दिया, कुछ मारपीट हो गई, कोई ऐसी घटना हो गई जिससे लड़ाई हो गई, तो लड़कियों को कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे, एक खतरा बना रहता था। आज के संदर्भ में लड़कियां बहुत जोर शोर से नुक्कड़ नाटकों में हिस्सा ले रही हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं बिना किसी डर और भय के, एक समय में नुक्कड़ नाटक किसी चौराहे पे करना और एक लड़की का एक दुपट्टा कस के बांध करके और 10 मर्दों के सामने या पूरे हुजूम के सामने जोर जोर से चिल्लाना एक अजीबोगरीब घटना लगती थी। उसका मैं खुद साक्षी रह चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे नुक्कड़ नाटक मैंने किए हैं। लड़कियों को हम नहीं ले जाते थे, लेकिन आज मेरे ख्याल से मुझे लगता है लड़कियों की भागीदारी नुक्कड़ नाटकों में ही नहीं, नाटकों में आप देख सकते हैं, बाकी सब चीज़ें तो देख ही रहे हैं, जोर शोर से है। और आप बिल्कुल जिस आधे भाग की बात कर रही हैं, वो आधा भाग उतर चुका है, वो ज़मीन पे उतर चुका है, चौराहे पे उतर चुका है, और ज़ोर शोर से नाटक कर रही हैं। आप भी कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं। मुझे लगता है आज परेशानियां कम हैं। अगर और किसी को लग रहा हो कि परेशानी बढ़ी हो, रॉबी दी आप क्या कहना चाहेंगी कि परेशानी बढ़ी है लड़कियों के लिए नुक्कड़ नाटक अगर वो करें? पता नहीं बढ़े और कम पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है लड़कियां आने में शायद कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि घर के लोग घर की लड़कियों को, खुद के घर की लड़कियों को स्ट्रीट में परफॉर्म करते हुए नहीं देखना चाहते। बिल्कुल, एक तो मंच में ही नहीं देखना चाहते हैं, तो वो लोग स्ट्रीट में नहीं देखना चाहते हैं। तो वो घरेलू उसको जिसको भी आना है, उनके लिए एक स्ट्रगल रहते हैं कि इस बाधाओं को, जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें से जूझती हुई वो कैसे बाहर आए और परफॉर्म करे। तो आई थिंक वो एक समस्या है। अदरवाइज मतलब बहुत सारी लड़कियां NGO के ज़रिए से भी बहुत काम इस तरह का काम हो रहे हैं, तो बहुत सारे लड़कियां नुक्कड़ नाटक करने आ रही है। नीलम मैम, आपको लगता है आज लड़कियां अगर नुक्कड़ नाटक करें और चौराहे पे जाएं, मंच प्रोसेनियम को छोड़ करके, तो कोई खतरा है, या उनको डर लगना चाहिए, या वो आए सामने और परफॉर्म करें? I don't know enough to comment on it, but I've been seeing Gurcharan Singh in Amritsar ever since I was a kid. And they were, and you can imagine how many years ago that was. I remember women being very much part of the Nukkad Natak. Kya baat? They were going to all the villages, they were performing on trucks, they were performing in mandis. Achha. I didn't sense any danger, personally. Yeah, time of IPTA. Yes. IPTA began the kind of street theatre movement, and there were all, large number of women who were participating. My mother was also part of that. तो वो ट्रक्स पे खड़े होके भी परफॉर्म करते थे, 20,000 की ऑडियंस के सामने भी करते थे, बस्तियों में जाकर भी करते थे। तो ये कहना कि उसमें कोई ख़ास डर है, ऐसा मुझे लगा नहीं। एक आखिरी सवाल, समय नहीं, एक आखिरी कर सकते हैं, इतनी छूट मैं ले सकता हूँ। यहाँ नाटकों के चयन वगैरह की बात हुई है। मैं हिमानी जी ने कहा उन्होंने आधे अधूरे किया था, मुझे लगा था कि वो सवाल पूछेंगे कि जब आप लोग आधे अधूरे जैसा नाटक करते हैं जिसका एक फेमिनिस्ट क्रिटिक भी है, तो क्या आपका इंटरप्रिटेशन बदलता है? आप किनसे ये जवाब पहले चाहेंगी? मैं अपना भार कम कर लेता हूँ। हिमानी जी ने किया तो पहले वो जी मैंने कहा आपको, जैसे बताया कि मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो एक टीचिंग का है, तो वहाँ पर हम लोग नाटकों का चयन इसलिए करते थे कि अब उनको एक स्टाइलाइज्ड वे में करना है, तो मेरे को मृच कटिकम करना पड़ा। आधे अधूरे इसलिए भी किया, एक तो इट हैपन्स टू बी वन ऑफ माय फेवरेट प्लेज,
और मैंने जो पहला नाटक देखा था, एक्चुअली मैंने तो बहुत बड़ी स्पीच प्रिपेयर कर थी, स्त्री और रंगमंच, जिसमें मैंने पहली बार स्त्री को स्टेज पर देखा था, वो था आधे अधूरे। ओम शिवपुरी जी ने किया था, देशांतर का प्ले था। मैं बहुत छोटी रही होंगी, तो उसमें सुधा शिवपुरी स्त्री का रोल करती थी। तो मैंने पहली बार एक महिला को स्टेज पर देखा। ये मैं उसकी बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश की। हम तो फिल्में देखते थे, वो भी मेरे पिताजी हमको धार्मिक पिक्चरें देखने ले जाते थे, राजा हरिश्चंद्र और ऐसी। तो ये पहला नाटक मैंने देखा था, जो कि कहीं ना कहीं मेरे जहन में उसने बहुत प्रभाव डाला। तो चयन करने का, और जहाँ तक स्त्री का, ऑब्वियसली जैसे कि कीर्ति मैडम ने भी कहा है कि जो हम लोग कोई भी निर्देशक, चाहे वो कीर्ति जैन जी हों, चाहे नीलम जी हों, चाहे अपनी ये अंकुर जी हों, ये अपना दृष्टिकोण तो लाएंगे ही, क्योंकि और वो आ ही जाता है। ऐसा नहीं कि सोच के नहीं ये मेरा दृष्टिकोण है, कुछ लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन वो आ ही जाता है, क्योंकि आप चाहे अभिनय कर रहे हैं, चाहे निर्देशन कर रहे हैं, तो आपका दृष्टिकोण तो आएगा ही। मेरा तो ये मानना है, बाकी आप लोग भी बताइए। एक दो लाइन का बताना पसंद करूँगी। ये जो हमारे यहाँ टाइटल है मंच पर स्त्रियाँ और स्त्री का मंच, तो मंच पर तो हम बहुत स्त्रियाँ होंगे, तो शायद वो ऐसे ही अगर करेंगे तो वो एक सिस्टम के अंदर ही वो प्ले डायरेक्ट करेगी। अगर वो मंच एक भाषा, रंग भाषा डेवलप करने की बात करेगी और स्त्री का मंच वो तैयार करने के लिए कोशिश करेगी, जिसके ज़रिए से एक महिला होने के नाते व एक फेमिनिस्ट एंगल से उस प्ले को देखेंगे, तो बिन्नी की चरित्र हो, महेंद्र नाथ की कैरेक्टर हो, सावित्री की कैरेक्टर हो, उसमें एक अलग पहलू लाने के लिए कोशिश ज़रूर करेगी। मैं बाकी सारे लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए कि समय बहुत कम है, थोड़ा इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये आखिरी क्वेश्चन समझे, बाकी अगर क्वेश्चन है हम उसके बाद भी बात कर लेंगे। जी मैम। Why do we go to see the same play over and over again? Why do so many people do Hamlet or a Nagamandala or a Tughlaq or a King Lear? It's because each director and each actor brings a different vision, a different scenography, a different interpretation, a different positioning conceptually and politically and sociologically. It's because they bring something of themselves in the way they look at the text. So text is not a fixed entity. It's open, it's fluid, it's liquid. It changes according, and that is what creates a classic. A classic becomes a classic because it is relevant at different points of time in history. If we are still doing Shakespeare and we are still doing Bertolt Brecht, or we are still doing Anade Adhure, it's because they have stood the test of time. And each director is an individual with individual assertions, with individual proclivities, points of view. So no play is frozen into time. जी हिमानी मैम को, हाँ मतलब मैं सिर्फ नहीं, आई टोटली एग्री विद व्हाट दे हैव ऑल सेड। बेसिकली यही है कि अलग अलग लोग जब उसको एक ही टेक्स्ट को करते हैं तो उनका शरीर अलग है, उनकी सोच कहाँ से वो आ रहे हैं, उनके परिवार में वो रिलेशनशिप कैसे देखा जाता है। जब मैं कह रही थी कि एक रिहर्सल में हम एक छोटा सा सीक्वेंस अगर 10 एक्टर्स करके दिखाते हैं, वो 10 सीक्वेंसेस वही शब्द है, वही सेंटेंस है, पर सब अलग अलग ढंग से दिखाते हैं। और वो अलग कहाँ से होता है, वो उनके अपनी सोच से, अपने अनुभव से, उनका शरीर जो कह पाता है, जैसे कहता है, उस सब से उसका अर्थ बदलता चलता है। तो अगर मैं कर रही हूँ तो उनमें से फिर मैं अगर 10 निकल रही हैं चीज़ें, मैं किसको जो मुझे करीब लगेगा मेरी सोच के, शायद उसको चुनूँगी। तो इसीलिए ये इंटरप्रिटेशन तो बदलता ही है और बदलना चाहिए, नहीं तो उसी टेक्स्ट को पढ़ के भी काफ़ी है, स्टेज पे करना ही क्यों है। स्टेज पे करने का मज़ा ही ये है कि उसके नए नए अर्थ निकलते हैं, वो चाहे कैसे स्पेस यूज़ हुई, कैसा जेस्चर यूज़ हुआ, कैसा साइलेंस हुआ, कैसा कहने का ढंग हुआ, उसी से बदलता है। और वो बदलाव ही मज़ेदार लगता है। जैसे नीलम ने कहा, क्यों करते हैं बार बार, या क्यों देखने जाते हैं बार बार,
इसीलिए कि ये क्या करेंगे, देखें यहाँ बिल्कुल इस बार नया उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। मैं हिमानी मैम को परफॉर्म करना है और एक परफॉर्मेंस का जो प्रेशर होता है उसको मैं समझ सकता हूँ, तैयारी होती है, बहुत कुछ होता है जिसके लिए अलग होना ज़रूरी है सबसे, तो वो भी एक दबाव है हमारे ऊपर और हमसे ज़्यादा हिमानी मैम के ऊपर। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहूँगा कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया वो वापस आएँ और इस कार्यक्रम के समापन को एक बढ़िया सा जामा पहनाएं, अंजाम दे और मुझे भार मुक्त करें ताकि मैं भी जा कर के आराम से बात कर सकूं। मैंने पहले ही कहा था मैं घबराया हुआ था, डरा हुआ था, अभी भी डरा हुआ हूं क्योंकि सारे गुरु लोग बैठे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप लोगों ने मुझे बोलना, आपके सामने मैं बोल पाया, ये आप लोगों का आशीर्वाद है कि मैं इतना बोल गया। और बाकी बातें आप लोग बिल्कुल मंच से परे जितनी बातें करनी है आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि हम सब एक ब्रेक के बाद हम शो देखने वाले हैं, उसकी भी तैयारी आपको भी करनी है, उनको भी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। और हमारे वक्तागण अभी मंच पर बने रहेंगे। स्मृति चिन्ह देने के लिए हमारे स्पॉन्सर पावर ग्रिड से श्री अंशुमन टंडन जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप आएँ और हमारे वक्तागण को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। हाँ, अंशुमन जी स्वयं एक रंगमंच अभिनेता हैं और अनेक सफल नाटकों का उन्होंने मंचन किया हुआ है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आप आएँ और स्मृति चिन्ह से हमारे अतिथियों का सम्मान करें। आप आगे आ जाइए, आप लोग आइए ना इस तरफ। कीर्ति जैन जी को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जा रहा है। नीलम मान सिंह जी को सम्मानित किया जा रहा है। देवेंद्र राज अंकुर जी को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जा रहा है। हिमानी शिवपुरी को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जा रहा है। रविजीता गोगोई जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। आज के हमारे संचालक अजय कुमार जी को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी अभी यहाँ पर बने रहें। हिमानी शिवपुरी जी की एकल प्रस्तुति अभी होने वाली है। मन्नू भंडारी की कहानी अकेली। मन्नू भंडारी जो कि कथाकार जो कि अमर हैं, महाभोज, आपका बंटी, यही सच है, और इसके अलावा तमाम कहानियों पर उनका सफल मंचन उनकी कहानियों पर होता रहा है। तो आज हिमानी शिवपुरी जी बिल्कुल अनौपचारिक रूप से उनकी ये प्रस्तुति होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई साज सज्जा व्यवस्था नहीं है। फिर भी हमारे अनुरोध पर उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि वो प्रस्तुति देंगी। हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं।